आइए दोबारा से शुरू करते हैं। आइए देखिए, दो समकेंद्रिक वृत्ताकार कुंडलियां एक्स और वाई जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 16 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर हैं, उत्तर दक्षिण दिशा में समान ऊर्ध्वाधर तल में स्थित हैं। कुंडली एक्स में 20 फेरे हैं और उसमें 16 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली वाई में 25 फेरे हैं और इसमें 18 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा एक प्रेक्षक देखता है कि एक्स में धारा प्रवाह वामावर्त है जबकि वाई में दक्षिणावर्त है। कुंडलियों के केंद्र पर उनमें प्रवाहित विद्युत धाराओं के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आप लोग जानते हैं कि म्यू नॉट आई अपॉन 2a होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। ठीक है, फेरों की संख्या दी है तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले जो एक्स और वाई दिए गए रिजल्ट, उनके आधार पर पहले कुंडली बना लेते हैं। देखिए, ये अक्ष मान लीजिए ऐसे। अब आपको पता है डायरेक्शन ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट की डायरेक्शन है, ये नॉर्थ की है, ये साउथ की है। अब उसने बेटा साउथ, नॉर्थ और साउथ के लिए कुंडलियों की स्थिति बताई। ये ये मान लीजिए स्थिति। इसको, ये ऊपर वाली एक्स, इसको वाई। ठीक है। अब उसने कहा है कि व्यक्ति जो खड़ा हुआ है, तो इसमें जो धारा बह रही है इस वाले, ये मान लो आई एक्स इक्वल टू 16 एम्पियर है। ठीक है, उसने ये पाया कि ये इधर देखता है। देखो क्या बताया, कहाँ खड़ा है, पश्चिम की ओर मुख करके, पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा, मतलब ऐसे खड़ा है ऐसे ये। ठीक है, और रियल में जो कंडीशन है, जो मेरा बोर्ड की डायरेक्शन है, उसका पश्चिम इधर है। रियल में जो मैं खड़ा हूं ना, तो वैसे वास्तव में जो पश्चिम की स्थिति है वो इधर है। तो उसने कहा पश्चिम की ओर खड़े होके, तो अब ये वामावर्त देखता है। एक्स में कैसा देख रहा है, एक्स में धारा प्रवाह वामावर्त, तो वामावर्त ऐसा है। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज। और वाई में देख रहा है क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब दक्षिणावर्त ऐसा है। तो वाई में जो धारा बह रही होगी ये इस प्रकार से। ठीक, तो इसके लिए लिख लो आई वाई इक्वल टू, इसका मान चलो यहां लिख ले रहे हैं। आई एक्स इक्वल टू 16 एम्पियर, आई वाई इक्वल टू 18 एम्पियर, ये दिया गया। ठीक, आर एक्स यानी कि जो बाहर वाली जो वो है कुंडली, उसकी त्रिज्या आर एक्स या ए एक्स मान लो। ए एक्स इक्वल टू 16 सेंटीमीटर है
तो इसको 16 गुणा 10 की घात -2 मीटर। ए वाई इक्वल टू, या पहले इसके सबके रिजल्ट लिख लो। इसमें फेरों की संख्या दी है NX इक्वल टू 20 और IX इक्वल टू हो गया कुंडली वाई के लिए यहां लिख दो कुंडली एक्स के लिए। ठीक, तो IX हो गया 16 एम्पियर, AX हो गया NX हो गया। इसके बाद कुंडली वाई के लिए सभी बच्चे इसको ध्यान से देखते जाएं। IY इक्वल टू 18 एम्पियर, आर सॉरी AY इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻²मीटर। ठीक, इसमें जो फेरों की संख्या है NY इक्वल टू वो 25 है। ठीक, अब कुंडली का केंद्र मान लो ये है, तो पहले एक्स के कारण निकालें फिर वाई के कारण निकालें। तो कुंडली एक्स के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू म्यू नॉट NX IX अपॉन 2AX। ठीक है, ये फार्मूला बनेगा म्यू नॉट NX IX अपॉन 2AX। अब म्यू नॉट का मान होता है 4π × 10⁻⁷ इंटू NX की वैल्यू है 20, IX की वैल्यू है 16 अपॉन 2 इंटू AX की वैल्यू है 16 इंटू 10⁻²। तो 16 से 16 कैंसिल, ये 10 हो गया, ये 10⁻² ऊपर जाएगा, ये काय का बन जाएगा प्लस का, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, देखना 3 हो जाएगी प्लस की, तो माइनस की बचेगी 4। तो यहां से रिजल्ट आ गया 4π × 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, इसको देख लीजिए, क्लियर। इसके बाद आगे देखो, अब हाँ इसकी डायरेक्शन पे भी ध्यान दें। चूंकि इसमें धारा ऐसे बह रही है, तो ये कागज के तल के लंबवत कहाँ होगी, ऊपर की ओर। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लगाएंगे, चारों उंगलियां धारा की दिशा में मोड़ दो, तो अंगूठा आपका ऊपर की ओर हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ऊपर की ओर, यहाँ पे जब करोगे तो अब क्योंकि धारा ऐसे जा रही तो अंगूठा नीचे हो जाएगा। तो इसमें देखो क्या होगा, इसमें जो डायरेक्शन है वो कागज के तल के लंबवत कहाँ है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ये डायरेक्शन मिल गया। ठीक है, इसको BX से लिख लीजिए, BX। अब कुंडली Y के कारण लिख लो, Y के कारण, तो इसको क्या करो BY, Y के कारण केंद्र O पर चुंबकीय
क्षेत्र बी वाई इक्वल टू म्यू नॉट एन वाई आई वाई अपॉन 2 ay। तो म्यू नॉट का मान क्या है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। एन वाई की जो वैल्यू है वो क्या है देखो 25 इंटू धारा 18 एम्पियर अपॉन 2 इंटू ए वाई का जो मान है वो 10 इंटू 10⁻⁻2 है। तो ये देखो इससे ये 9 बार आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 10⁻⁻1 बचेगा तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस की यहाँ से कितने ले बना देगा, ये बना देगा -6। और 25 चौको 100 इसका इसमें गुणा करिए, 25 का इसमें मल्टीपल करेंगे, ध्यान देते जाओ। चलो एक बार 1 मिनट 25 का इसमें मल्टीपल किया तो 100 पाई, ठीक, इंटू 9 इंटू 10⁻⁻7, ठीक, और बटे में 10⁻⁻1 ये है। तो आप देखो जब ये ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएंगे, तो ये माइनस की पावर कितनी बचेगी 4। तो ये आपका आ गया 9 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, ये आ गया। अब क्या है कि इसमें जब इतनी वैल्यू आ गई तो अब इसकी भी डायरेक्शन देखो, तो अब इसमें क्या है देखो धारा ऐसे बह रही है, ऐसे जा रही है, ये इसमें धारा ऐसे आ रही, इसमें ऐसे जा रही, तो चारों गुलियां ऐसे मोड़ोगे तो अंगूठा नीचे हो जाएगा, तो तुरंत लिख दीजिए कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। तो अब बेटा देखो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत हो गई, px हो गया ऊपर की ओर और by हो गया नीचे की ओर। बड़ा कौन है by, छोटा कौन है px। तो अतः बिंदु O पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू by माइनस bx, ठीक है। तो by माइनस bx, by कितना है 9 पाई इंटू 10⁻⁻4 माइनस 4 पाई इंटू 10⁻⁻4 इक्वल टू आ गया 5 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, ठीक। और अगर इसको और सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इसमें पाई की वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो 5 इंटू 3.14, तो 5 चौको 20, 5 एकम 5 2 7, 5 15, कितने अंक बाद दशमलव आ जाए 2 अंक बाद 10⁻⁻4 टेस्ला, ये रिजल्ट आ जाए। क्लियर बेटा, ये आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। तो इस तरीके लगाएंगे, इसमें डायरेक्शन भी ध्यान रखिए, 2 कॉइल हैं, एक के कारण डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसी है तो कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर है ये वाला, और इसके में धारा ऐसे बह रही तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। अब इसमें परिणामी जो आ गया इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, तो जो बड़ा होगा उसी की दिशा में इसकी डायरेक्शन होगी, यानी कि इसकी डायरेक्शन जो आ रही है, यानी कि जो परिणामी की डायरेक्शन आ रही है, यानी बी की जो डायरेक्शन है
वो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है, यानी इसकी जो दिशा है, इसकी दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका रिजल्ट। सबको क्लियर हो गया होगा। अब आइए अगले सवाल पे, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग कर सकते हो अगर करना चाहो। अब देखिए अगला न्यूमेरिकल। दस सेंटीमीटर लंबाई तथा 10⁻³ स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के एक क्षेत्र में 100 गॉस यानी 100 गॉस का एक समान चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। कितने का? 100 गॉस का। ठीक है बेटा। जिस तार से परिनालिका का निर्माण करना है उसमें अधिकतम 15 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है तथा और क्रोड पर अधिकतम 1000 फेरे प्रति मीटर लपेटे जा सकते हैं एक एक लंबाई में। ठीक है, एकांक लंबाई में। तो अब इस उद्देश्य के लिए परिनालिका के निर्माण विवरण सुझाइए और यह मान लीजिए कि क्रोड लौ चुंबकीय नहीं है। ठीक है, तो क्रोड लौ चुंबकीय नहीं है तो उससे हमें क्या, हमें कितना क्षेत्र लेना है? ये देखो 15 नंबर सवाल है, इसमें हमें चुंबकीय क्षेत्र बनाना है। चुंबकीय क्षेत्र B = 100 गॉस का। कितने का? 100 गॉस का बनाना है। तो 100 इंटू 10⁻⁻4 या -4 तो इक्वल टू हो गया 10⁻⁻2 टेस्ला। इतने का बनाना है। अधिकतम धारा कितनी बहानी है, यानी आई मैक्सिमम, अधिकतम धारा, अधिकतम उससे धारा जाए कितनी? आई मैक्सिमम इक्वल टू 15 एम्पियर। और फेरों की संख्या जो है वो n = d है 1000, यानी एकांक लंबाई। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ठीक। अब आइए परिनालिका हेतु धारा तथा तार के, अब चूंकि चूंकि परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र B = μ0 Ni। ठीक है, इसलिए अब B हमें कितना दिया गया इसमें? B, अब इसको मैं, ये उसने ऐसे बताया, सुझाव दिया, हम अपना सुझाव यहाँ पर निकाल लें। ठीक है, तो इसमें हम निकालते हैं Ni का मान, N × I = B/μ0। तो इसकी वैल्यू है 10⁻⁻2 अपॉन, इसकी वैल्यू आ रही है
कितनी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, तो 10⁻⁻2 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू आ जाएगा 10⁻⁻7, ये ऊपर गया 10⁻5 बन गया, ठीक। और ये यहां से 3 इंटू इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 4 चौको 16 और 4 एकम 4, 5 और 4 तिया 12 दशमलव इतना बन गया। तो इसको जब हम सॉल्व करते बेटा तो इसकी वैल्यू लगभग में 7961 इतनी प्राप्त होती है। तो जिसको अप्रोक्सीमेटली हम 8000 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 8000। ये बात ध्यान देना कि जो n इंटू आई है ये हम 8000। अब हमें इसमें धारा कितनी प्रवाहित करनी है, आई मैक्सिमम का मान है। अब उसने सवाल में ये कहा है, देखिए 1000 प्रति फेरे जब आपको बनाने हैं, 1000 प्रति फेरे, ठीक। तो 1000 प्रति लंबाई में फेरे अगर बनाने हैं तो इसके लिए सवाल में आपको ये बताया गया है, देखिए पूरा कहा गया था कि जिस तार से परिनालिका का निर्माण करना है उसमें अधिकतम 15 एम्पीयर विद्युत धारा बह सकती है, ठीक। तो अब क्रोड पर अधिकतम 1000 फेरे प्रति मीटर लपेटे जा सकते हैं एकांक लंबाई में। तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या और धारा का गुणनफल आ गया लगभग 8000। कितना आ गया? 8000। तो इसका मतलब इतने में जो धारा जाएगी वो केवल जा सकती है 8 एम्पियर, क्योंकि हमने 1000 फेरे लपेटने हैं। तो तार के फेरों की संख्या, अगर इसमें धारा n इंटू आई इक्वल टू कितना आया? 8000, और धारा का मान धारा आई इक्वल टू 8000 बटे 1000, यानी इसमें आपकी 8 एम्पियर की धारा हो सकती है जब आप 1000 फेरे लपेटेंगे एकांक लंबाई, ठीक है। तो कितनी आएगी? 8 एम्पियर। तो अब आपने 8 एम्पियर की धारा का ये रिजल्ट बनाया। तो अगर इसी में मान चलिए अधिकतम कितनी धारा ले सकते हो? 15 एम्पियर, ठीक। तो यदि अगर हम यहीं पे धारा का मान 10 एम्पियर कर दे, क्या कर दे? 10 एम्पियर, ठीक। अन्य संरचना में एक दूसरी एक तो बन गई है जिसमें 8 एम्पियर की धारा होगी और 1000 फेरे होंगे, ठीक। 8 एम्पियर की धारा तथा तार के फेरों की संख्या कितनी होगी? तार के फेरों की संख्या बराबर 1000, ठीक। अन्य संरचना में, दूसरी संरचना अगर लें, अन्य संरचना में आई इक्वल टू अगर 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर, ठीक है। धारा कितनी है? 10 एम्पियर। तो टोटल आना कितना? 8000। तो 10 एम्पियर है तथा एन बराबर कितना मिल जाएगा? 800। 800 फेरे प्रति मीटर, किसने? 800 फेरे प्रति मीटर की लंबाई मिल जाने चाहिए। यानी कि सबसे उपयुक्त यही रहेगा, सबसे उपयुक्त संरचना ये है। यानी 800 फेरे प्रति मीटर लंबाई में बनाओ और उसमें धारा कितनी बह सकती है? 10 एम्पियर। तो ये वाला रिजल्ट सुझाव दिया जाएगा।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये क्षेत्र से इससे एनआई का मान निकालना है, तो अप्रोक्सीमेटली एनआई की वैल्यू इतनी पुटअप करनी है। ठीक, अब क्या होता है कि यदि 1000 फेरे प्रति मीटर लंबाई में है तो इसका मतलब उसमें केवल 8 एम्पियर की धारा बह सकती है। ठीक, तार के फेरों की संख्या 1000 है। अगर हम दूसरी संरचना में एक सुझाव लें कि मान चलो आई बराबर 10 एम्पियर करें, 8 की जगह 10, तो फेरों की संख्या बेटा कितनी रह जाएगी, 800। तो ये सबसे उपयुक्त रिजल्ट रहेगा इसके लिए। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, यहां से इसको हम इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। ठीक बेटा, अब आइए अगले न्यूमेरिकल पर। आई धारावाही एन फेरों तथा आर त्रिज्या वाली वृत्ताकार कुंडली के, मतलब आर आई धारा, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई, और कुंडली में फेरों की संख्या है एन। फेरों की संख्या एन कैपिटल एन तथा त्रिज्या कैपिटल आर वाली वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के लिए इसके अक्ष पर दूरी से x, केंद्र से x दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्न व्यंजक है। तुम लोगों ने निकाला है, मैंने पढ़ाया है। B बराबर म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, यानी कोई भी वृत्ताकार कुंडली के लिए 16 में B इक्वल टू अक्ष पर म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये आपने पढ़ा है। यहाँ पर प्रतिस्थापन क्या है, ठीक, प्रतिस्थापन ये है कि ए इक्वल टू आपको आर लिखना है, और बस यही है। तो जो सवाल का सूत्र है उसमें चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक दिया है B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, इससे ये स्पष्ट कराना है नंबर ए में कि इससे कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सुपरिचित परिणाम कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो अब बेटा जब इसमें हम x इक्वल टू 0 पुटअप करते ए नंबर, तो यदि x इक्वल टू 0 तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, आइए देखिए, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन, इसकी जगह पर 0 हो गया तो अंदर बचा आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये आर क्यूब, या डायरेक्ट लिख देते हैं 2r क्यूब, इससे इसकी पावर कैंसिल, प्राप्त हो गया म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। तो बस यही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, तो इसमें बेटा x इक्वल टू आप क्या पुटअप कर दोगे, 0। तो जब आप 0 रख देंगे तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा इस सूत्र से। ठीक, दूसरा पार्ट क्या है, बराबर त्रिज्या एवं फेरों की संख्या n वाली दो वृत्ताकार कुंडलियां एक दूसरे से r दूरी पर एक दूसरे के समांतर अक्ष पर मिलाकर रखी गई है। ठीक है, दोनों में समान विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। दर्शाइए कि कुंडलियों के अक्ष के लगभग मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक बहुत छोटी दूरी के लिए, जो कि r से कम है,
एक समान है और इस क्षेत्र का लगभग मान निम्न है, यानी ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब आइए इसको हम सिद्ध कैसे करते हैं, आइए देखिए। बी पार्ट में सभी बच्चे ध्यान से मन लगाकर देखें। दो कुंडलियां हैं, एक मान लो कुंडली ये है और दूसरी कुंडली ये है। त्रिज्याएं इसकी समान है, फेरों की संख्या समान है, केंद्र से दूरी यहां से इसने बताई है टोटल आर। ठीक है, ओ डैश। ठीक, इसके मध्य बिंदु पर मान लो यहां, तो आप जब मध्य बिंदु पर है तो समझ लो इसको ऐसे सॉल्व करो। ये इधर से r/2 हो गया और इधर से भी r/2 हो जाएगी ये डिस्टेंस। तो इससे अक्ष पर यानी इसके लिए x इक्वल टू r/2 हो गया, इसके लिए भी x इक्वल टू r/2 हो गया। ये बात ध्यान से देना, इसके लिए भी x इक्वल टू r/2 और इसके लिए भी x इक्वल टू r/2 हो जाएगा। त्रिज्या सबकी, त्रिज्या इसकी भी r है, इसकी भी r है। तो अब जब आप इसके लिए मान लो दो कुंडलियां दी हैं, धाराओं के लिए भी उसने प्रवाह बस उसी तरीके से बता दिया है। ठीक है, तो अब बेटा आप समझ गए होंगे, जैसे यहां से x का मान पहली कुंडली के लिए जब लिखे, पहली कुंडली ए और बी मान लो 1 2 मान लीजिए। ठीक है बेटा 1 2, क्योंकि इसमें ए बी दिया नहीं, ये पहली कुंडली हो गई और ये हो गई आपकी दूसरी। ठीक, तो इसके लिए जब आप लिखेंगे पहली कुंडली के लिए, तो अब जब इसके लिए आप लिख रहे हैं तो क्या हो गया, b1 इक्वल टू, यहां पर ये दूरी r/2 है तो x इक्वल टू r/2। ध्यान रखिए इसमें x इक्वल टू आपको क्या पुटअप कर देना है, r/2 पुटअप कर देना। ठीक है, तो b1 इक्वल टू म्यू नॉट ni, ठीक, त्रिज्या वही है r² अपॉन, ये वाला सूत्र है म्यू नॉट ni r² अपॉन 2। x की जगह क्या रखना है, x की जगह r/2 रखना है, तो r²/4 प्लस r² तो पावर 3/2। तो इसको सॉल्व करो, तो v1 इक्वल टू म्यू नॉट ni r² अपॉन 2। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 4 1 5 बन जाएगा 4 5r² अपॉन 4 पावर 3/2। ठीक, तो अब यहां से आ गया म्यू नॉट ni r² बटे, इसको देखो 2। इनको अलग अलग सॉल्व करो, तो r² को जब सॉल्व करेंगे तो r² पावर 3/2, तब ये ऐसे अलग लिख लो 5/4 यानी 5/4 पावर 3/2 और इनटू में आ जाएगा r³। ठीक, तो r³ से इसकी पावर ये कैंसिल हो गई, तो क्या बचा, देखो म्यू नॉट ni अपॉन इधर 2। ध्यान से इसको सॉल्व करते जाओ, क्या बचेगा अंदर इस पे इसको लिख सकते हैं 2², इसको क्या लिख सकते हैं 2²। देखो ऊपर ऐसे 5 की पावर हो गया 3/2 और इधर हो गया 2²। तो 2² से 2² जैसे 4 लिखा है 4,
ठीक, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और इसकी पावर हो गई 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2 की पावर 3, ये कितना आ गया? 8 आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 और इंटू में आर। क्लियर? तो ये अब चला गया 2 चौको 8, ये चला गया 4 चला गया ऊपर, तो हो गया 4 म्यू नॉट एन आई अपॉन, ठीक, 5 की पावर 3/2 और इंटू आर। ठीक है, इसको आप डाल दीजिए क्वेश्चन फर्स्ट। इसी प्रकार अब समझ लीजिए इसमें भी वही आंकड़े x इक्वल टू r/2 है। इसी प्रकार दूसरी कुंडली के लिए क्या हो जाएगा बताओ? B2 इक्वल टू 4 म्यू नॉट एन आई अपॉन 5 की पावर 5 पावर 3/2 और इंटू आर इक्वेशन सेकेंड। ठीक, अब यहाँ पे अगर कोई बिंदु लिया हो ओ, या नहीं पी ले लो, पी, ठीक है, अतः चित्रानुसार बिंदु पी पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, इसको हेल्महोल्ट्ज और बोलते हैं। इनको ऐसे जब कोई रखे हो कुंडली तो इसको हेल्महोल्ट्ज बोलते हैं, हेल्महोल्ट्ज। बी इक्वल टू B1 प्लस B2 अक्ष पर, तो B इक्वल टू B1 प्लस B2, तो दोनों चूंकि एक जैसे हैं यानी बराबर हैं, लिख सकते हैं चूंकि B1 इक्वल टू B2, इसलिए हम लिख सकते हैं 2B इक्वल टू 2B1। ठीक, तो इसमें आ गया 2, तो ये हो जाएगा 8 म्यू नॉट एन आई अपॉन 5 की पावर 3/2 और इंटू में आर। अब सिद्ध आपको करना है, म्यू नॉट एन आई अपॉन आर तो लाना ही है, इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए इसको सॉल्व करना है, तो b इक्वल टू 8/, इसको ऐसे लिख दो 5 की पावर 3 और उसकी पावर 1/2। ठीक है, तो इंटू में ये आ गया म्यू नॉट एन आई अपॉन आर, तो ये लगभग 8/125 की पावर 1/2, यानी 125 का वर्गमूल निकालेंगे, इसमें लगा दोगे भाग, आपका लगभग वही मान प्राप्त हो जाएगा। b इक्वल टू 0 पॉइंट जो सिद्ध करना था 0.72 म्यू नॉट एन आई अपॉन आर। 125 का वर्गमूल अगर चाहो तो देखते, यहाँ देख लीजिए कैसे निकालते हैं 125 का वर्गमूल। 125 की पावर 1/2, तो इसके निकटतम वर्गमूल होता है 11, 11 में 121, ये 11 का हो जाता है, तो 11 सही, ठीक है, या 11 प्लस 125 माइनस 121/22, यानी कि 2 × 11 ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो 11 प्लस यहाँ से आ गया 4/22, तो दूनी 4
11, इसका इसमें भाग लगाओगे तो 0 इसका 11 प्लस इसका भाग लगाओ, 11 एकम 0.11 9 बचे, 11 अट्ठे 88, तो इतने समतम ले लो, यानी 11.18 इसका हो गया। ठीक है, इसका लगभग 11.18 इसका वर्गमूल हो गया। अब इसका भाग लगा दो आप इसमें 8 में, तो 11.18 का जब भाग आप 8 में देंगे तो 0. यहाँ पर ऐसे बना दो, 800 और इसमें भाग लगा दो 1118 का। ठीक, 0.1 बार जाएगा तो 11 सत्तर 7 बार जाएगा, 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7 5 12 2। ठीक, और 7 एकम 7 1 8 और 7 एकम 7, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 4, यहाँ 9 में से 2 7, 9 में से 8 1, फिर एक 0 बढ़ेगा तो समथिंग 1 बार जाएगा, तो 1118, 10 में से 8 2, यहाँ से 3 में से 1 2, यहाँ 7 में से 1 6, तो 0 आ गया। तो अब ये लगभग आपका 11 × 5 = 55 5 बार चला जाएगा। तो जब 5 बार चला जाएगा तो इसके पहले सार्थक अंक में लिखने के लिए यही वैल्यू 0.72 लिखी जा सकती है। तो ये इस तरीके से हम इसको वर्गमूल भी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी का। ठीक है, तो ये समझ लीजिए, ऐसे ऐसे वर्गमूल निकाल लेते हैं। किसी का भी वर्गमूल निकाल लो इस प्रकार से, उसके निकटतम का मान जो हो, बस उसको ऐसे करके इस तरीके से, ये फॉर्मेट अब आप लोग समझ गए होंगे, उसके निकटतम की वैल्यू जो है लिख लीजिए और बस उसको सॉल्व कर दीजिए। जैसे मान चलिए इसको x, ये मान लीजिए ये यहाँ पर इसके निकटतम, जैसे देखो ऐसे 125, इसको मान लो y = 125, तो इसके निकटतम जिसका वर्ग होगा वो 11 है, तो उसको x = मान लो 121। ठीक, तो x = 121, तो इसका फार्मूला हो जाता है कि y की पावर 1/2 = x की पावर 1/2 प्लस y माइनस एक्स अपॉन यहाँ रहेगा 2 × x की पावर 1/2। ये सूत्र हो जाता है, ये मैथमेटिक्स वाले सभी बच्चे सब जानते हैं इसको। ठीक है, तो ये इस प्रकार से पूरा डेरिवेशन कर लोगे। इसके कारण यहाँ पे एक जैसा आएगा, इसके कारण यहाँ पे आएगा, दोनों को ऐड कर दोगे ये वैल्यू आ जाएगी। सबको क्लियर हो गया होगा? ठीक है बच्चे, अगला देखिए। ये हो गया। अब आइए 17 नंबर न्यूमेरिकल पे। एक टोरॉइड के, एक मिनट, कौन है भाई? अच्छा, रविंद्र कुमार, एक बार और वर्गमूल निकालना। चलो बेटा देख लो वर्गमूल, एक बार और निकाल लो। जैसे आपने 10 का वर्गमूल निकालना है, तो 10 की पावर 1/2 लिखिए। इसके निकटतम का निकालना होता है सबसे पहले, इसके किसको, निकटतम को। तो इसको आप मान लीजिए y, तो y = 10 हो गया। इसके निकटतम जो होगा वर्गमूल वो x = 9 है, और 9 किसका है, 3 का, ये आपको पता है। तो इसके लिए आपको सूत्र लिखना है y बराबर y की पावर 1/2 x की पावर 1/2 प्लस
वाई माइनस एक्स अपॉन 2। अब आप बना लीजिए एक्स की पावर 1/2। ठीक, तो अब जब इसका लिखेंगे तो इसका हो गया 3 प्लस इसमें y माइनस यानी 10 - 9 अपॉन 2 इंटू इसका कितना होना है 3। ठीक है, तो अब हो गया 3 प्लस 1/6। अब 6 का इसमें भाग दे दीजिए तो ये हो गया 3 प्लस 0.6 एकम 6 कितनी बचेंगी 4। फिर 6 6 36 ऐसे चलता चला जाएगा तो यानी कि 10 का अप्रोक्सीमेटली जो वन घन वर्गमूल है वो 0.166 या 3.167 लिखा जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे हम वर्गमूल किसी का भी ले सकते हैं। जैसे मान चलो हमें अभी 125 का ही निकालना था, एक बार और समझ लीजिए। इसको एक पावर, इसको तुरंत y मानो तो y इक्वल टू 125। इसके निकटतम वर्गमूल कितना हो सकता है वर्ग 121। निकटतम वाले तुम्हें याद रखने पड़ेंगे 121। तो 121 हो गया तो y की पावर 1/2। ठीक, x की पावर 1/2 प्लस y माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू एक्स की पावर 1/2। ठीक है, ये आप उसमें अप्लाइड एप्लीकेशंस में मैथ में पढ़ते हैं। अप्लाइड एप्लीकेशंस में जब मैथ पढ़ते हैं तो ये रिजल्ट निकलता है। तो y की पावर 1/2 यानी कि ये हो गया आपका 125 की पावर 1/2। तो x है तो x का आपको पता है इसका होता है 11। ये 11 का वर्ग है, मतलब वर्गमूल वर्ग। ठीक, 125 माइनस 121 अपॉन 2 इंटू 11। तो यहाँ से आ गया 11 प्लस 4/22। यहाँ से इसको कैलकुलेट किया। ठीक, तो 11.11 प्लस 2 अपॉन 11। अब इसका आप जब 11 प्लस इसका भाग लगा देते तो 1 बार जाएगा, 11 एकम 11। आपके बचेंगे कितने 9। 8 बार चला जाएगा तो समथिंग में 11.818 इसकी वैल्यू। तो ये अप्रोक्सीमेटली आती है, अगर पूर्ण घन संख्या होगी तो उसका सीधा मान निकल आएगा। पूर्ण वर्ग। अगला एक टोराइड के क्रोड के आंतरिक त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है और बाह्य त्रिज्या 26 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर किसी तार के 3500 फेरे लपेटे गए हैं। तो आप समझ गए होंगे n इक्वल टू 3500। यदि तार में प्रवाहित विद्युत धारा 11 एम्पियर हो तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा टोराइड के बाहर, टोराइड के क्रोड में और टोराइड द्वारा घिरी हुई खाली जगह में। तो आप समझ गए होंगे। देखो टोराइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, ये हमने डेरिवेशन में आपको निकाला था, क्योंकि वहां पर घिरी हुई धारा का मान ठीक है 0 होता है, तो इसलिए वहां पर क्षेत्र शून्य होगा। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और टोराइड के अंदर भी क्षेत्र शून्य होता है घिरे हुए क्षेत्र में, यह भी ध्यान रखना है। तो निकालना है क्रोड पर। किस पर निकालना है क्रोड पर। और क्रोड के लिए त्रिज्याएं आंतरिक और बाह्य दो तरीके की त्रिज्याएं दी गई हैं। ठीक है, तो जैसे 17 नंबर, ये मान लो टोराइड यानी कि एक सिरे विहीन प्रणालिका होती है। तो एक ऐसे सर्किल जैसा ऐसे बना दीजिए ये, और इस पर फेरे लगा दो ऐसे ऐसे।
ये हो गया। अब उसने इसकी आंतरिक और बाह्य मतलब ये और ये ऐसी त्रिज्याएं दी हैं, ठीक है। इसको मान लो जो बाह्य त्रिज्या है R1, सॉरी, इसको चाहे R1 मान लो, इसको R2 मान लो, तो R1 इक्वल टू कितना दिया, R1 इक्वल टू आपको दिया है 25 सेंटीमीटर, यानी 25 × 10, चलो इसको बाद में। R2 इक्वल टू दिया 26 सेंटीमीटर, ठीक। अब उसने टोरॉइड के केंद्र पर यानी कि इसकी अक्ष पर क्रोड के भीतर, मतलब जैसे ये, तो अब बेटा टोरॉइड की क्रोड की त्रिज्या क्या हो जाएगी, टोरॉइड की क्रोड की त्रिज्या, ठीक, R इक्वल टू R1 प्लस R2/2, ठीक है, यानी 25 + 26/2 यही निकलेगा। इसको जोड़ लीजिए, 6 5 11, 1 2 2 4 1 5 बटे 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ये सेंटीमीटर। यही तो आएगा इसका मान। R इक्वल टू R1 + R2/2 वही हो जाएगा। इसको इसको सॉरी ऐसे, हाँ, इसको यहीं पे ये सेंटीमीटर में लिखें, तो ये 51/2 × 10⁻⁻2 मीटर ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें निकालना क्या है, हमें निकालना टोरॉइड के कारण, ठीक, टोरॉइड के कारण निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। तो अब आइए इसको ऐसे लिख लिया, तो अब देखिए टोरॉइड की, अब इस पे जो टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बेटा बन जाएगा B इक्वल टू, ये A पार्ट में तो आपका B इक्वल टू 0, ठीक है, और ये आपका है B पार्ट, तो B पार्ट में B इक्वल टू, चूंकि B इक्वल टू μ0 Ni, ये एकांक लंबाई में फेरों की संख्या होती है, या इसी को हम लिखते हैं μ0 Ni/L, ठीक है, और L हो जाएगी इसकी परिधि, ठीक, तो L की जगह हम क्या लिख सकते हैं, μ0 Ni/2πr, ठीक है, तो μ0 Ni/2πr की जगह 51/2 × 10⁻⁻2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका μ0 Ni/पाई इंटू 51 × 10⁻⁻2। अब सब मान आप रख दीजिए, तो इसका इसका म्यूनाट का आप जानते हैं कितना होता है, 4π × 10⁻�7। फेरों की संख्या इसमें कितनी दी है, कितने 3500 फेरे हैं, n इक्वल टू 3500 अपॉन इंटू धारा कितनी बह रही है 11 एम्पियर की, तो 11 बटे में, ठीक, पाई इंटू 51 × 10⁻⁻2, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 10 की घात यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो समथिंग इसकी वैल्यू 3.02 गुणा 10 की घात -2 टेस्ला आ जाएगा। 3.02 गुणा 10 की घात -2 टेस्ला,
ठीक, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब सी, अब उसने पूछा है टू राइट के भीतर घिरे हुए क्षेत्र में, घिरे हुए क्षेत्र में बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। बाहर भी 0, अंदर भी 0, केवल करोड़ पे निकलता है ये या ये। ठीक है। चलिए एक और देख लीजिए। किसी प्रकोष्ठ में एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया गया, कोई प्रकोष्ठ है उसमें एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बनाया गया है, ठीक है, जिसका परिमाण तो एक बिंदु पर बदलता है और दिशा निश्चित है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर। इस प्रकोष्ठ में एक आवेशित कण प्रवेश करता है और अविचलित एक सरल रेखा में अचर वेग से चलता रहता है। तो आप कण के प्रारंभिक वेग के बारे में क्या कह सकते हैं? तो बेटा देखो, जब आप छेद के समांतर आवेशित कण को प्रवेश कराते हो, ठीक है, तो उसका पथ ऋजरेखी होता है और वो जब अचर चाल से चलता रहे, उसने कहा अचर वेग से चलता रहेगा, ठीक। तो अब इसका मतलब कि वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का जो कोण है वो या तो 0 हो या 180 अंश हो। समझ रहे हो बात? ठीक। तो अब इस कण पर जो आरोपित बल होगा वो बेटा हो जाएगा शून्य, अतः आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश या उसके विपरीत दिशा में गति करता रहेगा। ठीक है। तो अब ये इसकी बात, ये सब समझ के चलिए। अचर वेग से चलना है तो ये, और इसमें डायरेक्शन आप जो है इसमें प्रदर्शित करा देंगे 18। तो आप ध्यान रखो कि जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये ऐसा है, उसने चूंकि पूर्व से पश्चिम की ओर बताया है, तो ई यहाँ ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है, तो ऐसा ये चुंबकीय क्षेत्र है। तो या तो कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे, मतलब इधर आए, या इसके विपरीत जाए। ठीक। तो थीटा इक्वल टू या 0 अंश हो या 180 अंश हो, यानी F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा से। ठीक। तो इस पर बल कुल मिला के कैसा रहेगा, 0 रहेगा। दूसरा है, एक आवेशित कण एक ऐसे शक्तिशाली असमान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है जिसका परिमाण एवं दिशा दोनों एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर बदलते हैं। ठीक। एक जटिल पथ पर चलते हुए इसके बाहर आ जाता है। यदि यह मान लें कि चुंबकीय क्षेत्र में इसका किसी भी दूसरे कण से कोई संघट्ट नहीं होता है, तो क्या इसकी अंतिम चाल प्रारंभिक चाल के बराबर होगी? बिल्कुल प्रारंभिक चाल के बराबर होगी। हाँ, अंतिम चाल प्रारंभिक चाल के बराबर है, क्योंकि कण पर आरोपित चुंबकीय बल वेग की दिशा, ठीक है, चुंबकीय बल वेग की दिशा से बदलता है, इसके उसके परिमाण को नहीं बदलता। ठीक। तो जो चुंबकीय बल होगा वो उसके वेग की डायरेक्शन को तो बदलेगा, लेकिन उसके परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। चुंबकीय बल आवेशित कण की वेग की दिशा तो परिवर्तित करेगा, लेकिन उसके परिमाण की दिशा, परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। ठीक है। तो चुंबकीय बल, चुंबकीय बल यानी F, ये क्या है, यानी V की दिशा तो परिवर्तित करता है, दिशा परिवर्तित करता है, परंतु परिमाण नहीं, परंतु परिमाण नहीं, ये बात ध्यान रखनी है। सी नंबर, पश्चिम से पूर्व की ओर चलता हुआ एक इलेक्ट्रॉन
एक ऐसे प्रकोष्ठ में प्रवेश करता है जिसमें उत्तर से दक्षिण की ओर एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब उत्तर दक्षिण समझिए, उत्तर दक्षिण ये है, ठीक, ये उत्तर है, ये दक्षिण, और पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब ऐसा, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा पश्चिम से पूर्व की ओर। एक समान विद्युत क्षेत्र, वह दिशा बताइए जिसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया जाए ताकि इलेक्ट्रॉन को अपने सरल रेखी पथ से विचलित होने से रोका जा सके। तो आप समझ गए होंगे, अब इसमें डायरेक्शन बतानी है, क्योंकि अब इसमें कंडीशन में कहा है कि वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, हाँ वैद्युत क्षेत्र है ये, उत्तर दक्षिण दिशा में आरोपित है, अर्थात जो प्लेट होगी यानी उत्तर दिशा में वो धनात्मक होगी। जो वैद्युत क्षेत्र की कंडीशन ये है, तो उत्तर दिशा में ये कैसी होगी, धनात्मक, और ये होगी दक्षिण दिशा में ऋणात्मक, ये कंडीशन ऋणात्मक होगी, ठीक। इलेक्ट्रॉन जो इसमें कंडीशन बनेगी, जो कह रहा है इलेक्ट्रॉन धनात्मक प्लेट की ओर आकर्षित होता है, अर्थात उत्तर की ओर, उत्तर दिशा की ओर प्रेरित होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पथ में कोई परिवर्तन ना हो तो चुंबकीय क्षेत्र, उसने कहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कीजिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर है, तो आप लोगों ने संयुक्त क्षेत्र पढ़ा हुआ है कि वैद्युत क्षेत्र अगर वाई अक्ष की ऋण दिशा में है तो चुंबकीय क्षेत्र ठीक उसके विपरीत आरोपित कर दीजिए, यानी लंबवत आरोपित करिए, सॉरी, कैसा आरोपित करिए, लंबवत, ठीक है। तो उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र यानी इलेक्ट्रॉन के पथ में कोई परिवर्तन ना हो तो चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण दिशा में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, दक्षिण दिशा में, ठीक है। बात समझ लो, कहाँ होना चाहिए, दक्षिण दिशा में, यानी इस पर बल, इस पर वैद्युत बल जो कार्य करेगा वो ऊपर की ओर कार्य करेगा। तो अब इसका मतलब चुंबकीय बल कहाँ हो, नीचे की ओर, एफ बी, और ये एफ ई, ठीक है। ये ध्यान रखिए, यानी कि ये उत्तर की ओर मत बल इस पर कार्य करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, ये इधर जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब चुंबकीय बल की डायरेक्शन उसके ठीक विपरीत होनी चाहिए, ये आपने संयुक्त क्षेत्र में पढ़ा है, तब इस पर किसी प्रकार का कोई बल नहीं लगेगा, ठीक। और वेग की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है तथा बल की दिशा दक्षिण की ओर है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अपने, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसमें क्या हो जाएगी, ये वाला नियम लगाओ, इस पे ये ऐसे सीधे चलता जाए तो इसका मतलब वैद्युत बल जब आपका इधर लगेगा और ये इधर लगेगा, ठीक है, और ये आवेशित कण आपका ऐसे चला जाए, ये, तो आप देखो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कहाँ होना है, कहाँ हो जाएगी, तो आवेशित कण चलने की दिशा में अंगूठा, ठीक, और हथेली का खुला हुआ भाग इस तरीके से, तो यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत नीचे की ओर हो जाए, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ कैसा दिखाओगे, समतल के लंबवत अंदर की ओर, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र, तो ये इसकी कंडीशन हो जाएंगी, ठीक। तो फिर बेटा आज के लिए सेशन इतना ही। ओके, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते।